Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। शिवमूर्ति जी, दो बिंदु आए हैं। एक तो ममता जी ने कहा कि आजकल जो लिखा जा रहा है बहुत पतली पतली किताबें आती हैं और बहुत तेज़ी। ऐसे समय में आप एक बड़ा मोटा सा पोथन्ना लेके आप आए हैं। उपन्यास आपका अगम बहे दरियाओ एक मैं समझता हूँ कि पिछले हाल के वर्षों में लिखी गई महत्वपूर्ण कृतियों में, अच्छी कृतियों में एक है। भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, विषय के स्तर पर। चूँकि मैंने उससे साहित्य तक के मंच पर आपसे बात भी कर रखी है, उस किताब को पढ़ा भी है, उस उपन्यास को, तो मैं उसके तथ्य को जानता हूँ। वह अगम बहे दरियाओ या आपकी दूसरी भी पुस्तकें जो मोटी हैं, मोटे उपन्यास, वो ये बताते हैं कि अगर उपन्यास में या किसी भी विधा में उसके विषय में, उसकी विषय वस्तु में, उसके तथ्यों में, उसकी भाषा में अगर दम है तो वह किसी भी स्तर पर पहुंच जाएगी। बाणभट्ट की आत्मकथा हम आज भी पढ़ते हैं और वर्षों से पढ़ी जा रही है। अभी अभिज्ञान शाकुंतलम की बात हुई, संस्कृत में नहीं पढ़ी जा रही होगी लेकिन हिंदी में लोग पढ़ रहे हैं आज भी लगातार, और पुस्तकें बिक रही हैं। एक और बिंदु ममता कालिया जी ने उठाया कि रॉयल्टी घटती जा रही है। साहित्य के संकटों पे जब हम बात करेंगे तो लेखक के जीवन पर भी बात करेंगे। वो पूरे समय लिख के तो कोई लेखक जी नहीं सकता। कल अभी एक सत्र में चर्चा हो रही थी, बंगाल की बात हो रही थी। बंगाल का उदाहरण देते हुए संदीप भुतोड़िया जी ने कहा कि वहाँ अगर आप किसी से मिलिए और पूछिए कि तुम क्या करते हो तो कहेगा कि मैं गिटार बजाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं तबला बजाता हूँ। यानी वो किसी न किसी सांस्कृतिक विधा से अपना उदाहरण देगा। उसके बाद अगर आप पूछेंगे कि और क्या करते हो तो बोलेगा। उत्तर भारत में जब हम बात करते हैं और पूछते हैं किसी से तुम क्या करते हो, तो और अगर उसको उत्तर में, प्रत्युत्तर में आप कह दीजिए कि मैं लिखता हूँ, तो बोलेगा लिखते तो हो लेकिन इसके बाद क्या करते हो। तो कहने का आशय मेरा ये है, मेरा प्रश्न ये है कि साहित्य के सामने कई तरह के सवाल हैं। पाठकों का प्रश्न अलग है, लेखकों के अपने जीवन यापन का प्रश्न अलग है, उनके अपने अनुभूति और अनुभव की बात अलग है। एक अभी कविता के सत्र में ये बात आई थी कि जो लोग सोच कर विचार कर लिखते हैं वो कवि नहीं होते, कविता तो स्वतः स्फूर्त आनी चाहिए। चंद्रकला जी ने अभी अपने बात में कहा, अपने उत्तर में एक प्रतिक्रिया जाहिर की कि हम समय के संकट से जूझ रहे हैं लेकिन उतना बुरा भी सब कुछ नहीं है कि हमें लगे कि सब कुछ चारों तरफ हताशा, निराशा है, यानी कहीं कुछ किरण है। मैं आपका मंतव्य जानना चाहता हूँ इन सभी बिंदुओं पर। पाठकों के संकट की बात ममता जी ने कही और समय के संकट की बात को जोड़ते हुए चंद्रकला जी ने कहा। मैं समय और लेखक दोनों के संकट की बात करना चाहता हूं कि जब संकट पूर्ण समय होता है तो लेखक के लेखन में क्या संकट आता है, आ सकता है और आ रहा है। सीधे सीधे वर्तमान पर चलने से आसानी होती है कि कम्युनिकेट भी हो जाता है, संक्षेप में बात भी हो जाती है और सही जगह पर उंगली भी रख दी जाती है। अभी बात हुई थी, जो अंतिम कवि सुना गए थे कविता, उन्होंने जुनैद की बात की थी। अभी हमारे समाज में राम राज्य की काफ़ी चर्चा है और उसकी आकांक्षा भी है। तो एक तो संकट को मैं इस रूप में देखता हूं कि अगर समाज में राम राज्य की आकांक्षा है तो साहित्य में वो किस रूप में आएगी और किस रूप में आना चाहिए। और दूसरा, मैं लेखक के आंतरिक संकट की बात करूंगा भाषा के स्तर पर, एक साहित्य के स्तर पर और दूसरी भाषा के स्तर पर। पहले राउंड में मैं यही दो बातें कहना चाहता हूं। पहली चीज है कि जो राम राज्य की परिकल्पना की गई थी
और उस परिकल्पना को साकार करने से संबंधित साहित्य अब मार्केट में आने लगा है कि इस तरह की चीज होनी चाहिए। तो मैं इसको संकट के रूप में देखता हूं, क्योंकि जो राम राज्य की परिकल्पना की गई थी कि सब नर करहि परस्पर प्रीति और वगैरह वगैरह, उसमें संकट मुझे दिखाई देता है कि सीता महारानी थीं और राज परिवार में महल में रहती थीं, फिर भी एक अफवाह, उसमें सच्चाई नहीं थी कि उनका रावण से कोई संबंध हो गया था। सब दुनिया जानती है कि कोई संबंध नहीं था, लेकिन एक मामूली आदमी ने अफवाह उड़ाई और राजा डर गया उससे। राजा डर गया और सीता को गर्भावस्था में घर से जंगल में भेज दिया। एक उदाहरण अफवाह का वो मिलता है और एक अफवाह वो मिलती है जो अभी जुनैद के बारे में बताई गई। एक अफवाह वो मिलती है जो वो मिस्रा लड़का का पीछा कर दिया गया। एक अफवाह, और बहुत सारी इस तरह हैं कि बहुत सारे लोग अफवाह के शिकार हो गए। तो ये जो रामराज से जुड़ी हुई अफवाह पर विश्वास कर लेने की बात है, ऐसा थोड़ा मोड़ा साहित्य अब आने लगा है, सिर उठाने लगा है। मैं उसको व्यापक खतरे के रूप में देखता हूं, और इस रूप में भी देखता हूं कि जो हमने संविधान अंगीभूत किया है, राम राज्य में ऐसा कोई संविधान नहीं था। राजा का मत ही सर्वोपरि था, और राजा के मन में आया, लोगों के कहने से वो भी आया, मंत्री के कहने, मंत्री सलाहकार। और जानते हैं कि मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगहि नाश। तो मंत्री के कहने से संबूक का सिर उतार दिया गया, जबकि संबूक तपस्या कर रहा था, या समझिए शिक्षा दे रहा था। तो ऐसे जिस राम राज्य में ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और हम उनको देख चुके हैं, साहित्य में वह रामराज्य लाने की जो परिकल्पना है, उससे मुझे डर लग रहा है।